आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से ऐसे लॉज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। हर एक टॉपिक से एक एक ऐसे लॉज बेस्ड क्वेश्चन जो है मैंने इसी वीडियो में जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मेजरमेंट के बारे में है, यानी मेजरमेंट टॉपिक से हमारे पास जो ऐसे लॉज बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो कुछ ऐसे तरह होगी कि हाउ डू वी मेजर ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। किसी ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, उसी मेजरमेंट प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके यही पता लगा ले कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस स्टैंडर्ड के से कितना बड़ा या कितना छोटा है, तो उसी प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन को हम कहते हैं मेजरमेंट। अब इसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, जिसको हम स्टेप्स और मेजरमेंट कहते हैं। जिसमें पहला स्टेप हमारे पास होते हैं सिलेक्शन ऑफ राइट टूल, यानी ऑब्जेक्ट की साइज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्रॉपर यानी जो राइट टूल फॉर द मेजरमेंट है उसको सेलेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी पेज की जो वेड्थ है इसको मेजर कर रहा हूँ, तो इसी पेज की वेड्थ को मेजर करने के लिए मैं ना तो स्क्रू गेज यूज करूँगा, न ही वर्नियर कैलिपर को, और न ही किसी दूसरी डिवाइस को, जैसे कि थर्मामीटर है, ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, तो उसकी मदद से हम इसी पेज की जो वेड्थ है उसको फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर हम इसी पेज की मेजर के लिए जो राइट टूल होगी वो हमारे पास होगी मीटर रूल। मीटर रूल की मदद से हम इसी पेज की जो विड्थ है उसको आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम मेजरमेंट के लिए हमने राइट टूल को सेलेक्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप में हम राइट टूल की जो ग्रेडिंग है उसको देखने होते हैं। अगर इसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो ग्रेडिंग है वो जीरो से स्टार्ट ना हो, लेट सपोज ये हमारे पास एक जो है मीटर रूल है, अगर इसकी जो ग्रेडिंग इस पर जो हो चुके होते हैं, जिसमें जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड 5 से, इसकी ग्रेडिंग अगर जीरो से स्टार्ट ना हो तो हमारे पास एरर की चांसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो एरर। तो सबसे पहले यानी दूसरे स्टेप में हम इसी मेजरिंग टूल्स के ग्रेडिंग को देखना होता है कि उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो ग्रेडिंग है वो जीरो से स्टार्ट है कि नहीं है। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप्स होंगे। तीसरे स्टेप में हम उसी ऑब्जेक्ट को जिसकी हम मेजरमेंट करते हैं उसी टूल के साथ, उसी मेजर इंस्ट्रूमेंट के साथ अलाइन करते हैं, एंड दैट विल बी क्लोज टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो एक ब्लॉक है इसकी विड्थ को मैंने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर रूल। तो इसी ब्लॉक को मैंने बिल्कुल इसी मीटर रूल के साथ ही लगाना है। ऐसा ना हो कि मैं इसी मीटर रूल को यहाँ रखूँ और इसी ब्लॉक को मैं कहीं यहाँ पर रखूँ और कहूँ कि इसकी विड्थ मैंने फाइंड करना है। सो दैट विल बी द इनकरेक्ट वे। सो करेक्ट वे इज दैट you have to align the object with the measuring जो स्केल है, जो measuring इंस्ट्रूमेंट उसके साथ अलाइन करना होता है। नंबर 4 स्टेप में हमारे पास होते हैं रीड आई लेवल, यानी जब हम इसी ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है जिसको हम इसी मीटर रूल के साथ मेजर करते हैं, तो इसी पॉइंट को, इसी मेजरिंग पॉइंट को जब हम देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो आई लेवल है दैट विल बी वर्टिकली,
यानी उसी पॉइंट पर बिल्कुल जो है वर्टिकल होगी। ऐसा ना हो कि हम इसी पॉइंट को इसी साइड के साथ देखें। तो जब हम इसको इसी साइड के साथ देखते हैं तो हमारे पास ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कुछ आगे या पीछे दिखाई देगा, जिसकी वजह से मेजरमेंट में एरर आएगा, जिसको हम पैरालॉक्स एरर कहते हैं। तो लिहाजा फोर्थ स्टेप में हमने पैरालॉक्स एरर को जो है इसको अवॉइड करना होता है। स्टेप नंबर 5 में जब हम इसी तीनों स्टेप्स को 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो लास्ट स्टेप में हमने मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना होता है। तो उसी मेजर्ड वैल्यूज़ को हमने विद यूनिट रिकॉर्ड करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए है 15 सेंटीमीटर की, यानी अगर मैं इसी ब्लॉक की जो वेट थे इसको मेजर करूँ और हमारे पास इसी स्केल पर आ जाएगा 15, तो 15 के साथ मैंने यूनिट लगाया ना है 15 सेंटीमीटर। अगर इसी स्केल पर हमारे पास सेंटीमीटर की मार्किंग हो तो इसके साथ मैंने 15 सेंटीमीटर, अगर इस पर इंचेस की मार्किंग हो तो फिर यहाँ पर 15 इंचेस, मिलीमीटर्स की मार्किंग हो तो फिर 15 मिलीमीटर्स जो है ना इसको मैंने नोट करना है। तो इस 5 स्टेप्स को जो है ना फॉलो करके अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते हैं तो वो मोस्ट एक्यूरेट होगी। सेलोज बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में है, जो कि है व्हाट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, एंड second part of this question will be that what are the essential characteristic of a standard unit। यानी हमारे पास यूनिट क्या है, एक यूनिट के साथ कौन सी खसूसियात होनी चाहिए जिसको हम एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट हमारे पास जो होते हैं ये किसी नंबर के लिए लैंग्वेज की काम करता है, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में पेवर नंबर जो है ये हमारे पास मीनिंगलेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 15, सो 15 की फिजिक्स में कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। जब हम इसके साथ कोई यूनिट लगाते हैं, जैसे कि 15 सेंटीमीटर अगर मैं लगा लूँ तो इसका मतलब है कि 15 एक सेंटीमीटर हमारे पास कोई जो है ना एक किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के बारे में डिस्कशन है। सो लिहाजा 15 सेंटीमीटर की मानी को वाज़ेह करने के लिए हम यूनिट को यूज़ करते हैं, एंड दिस यूनिट विल बिहेव लाइक अ लैंग्वेज फॉर द नंबर्स, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी जिस चीज़ के साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसी कंपेयर स्टैंडर्ड को हम कहेंगे यूनिट। हर यूनिट हम की जो कि एज ए स्टैंडर्ड हम लेंगे उसकी कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक यानी बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए उस स्टैंडर्ड के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होगी एन वेरिएबिलिटी, यानी जो चीज़ हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास चेंज ना हो रहा हो, न तो वो लोकेशन के साथ चेंज हो रहा हो, न ही टेम्परेचर के साथ उसकी वेरिएशन हो रही हो। तो लिहाजा एक स्टैंडर्ड जो है दैट विल नेवर चेंज एंड दैट विल मस्ट बी वेदर प्रूफ। वेदर प्रूफ का मतलब है कि हमारे पास टेम्परेचर के साथ इसकी साइज में कोई इंक्रीज डिक्रीज ना आ रहा हो। सेकंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, बुनियादी जो खासियत है स्टैंडर्ड यूनिट क्या, वो हमारे पास है अवेलेबिलिटी, यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लेंगे तो वो हमारे पास इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल होगी। अगर मैं मीटर की बात करूं कि मीटर हमारे पास लेंथ की एक यूनिट है, तो ये हमारे पास चेंज ना हो रहा हो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड स्टेप में ये हमारे पास अवेलेबल हो, यानी दैट विल बी इजीली टू अवेलेबल। से थर्ड स्टेप में हमारे पास यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए इसी स्टैंडर्ड के लिए, ताकि हमारे पास वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो एंड ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो। यानी अगर मीटर है तो मीटर वो हमारे पास हर बंदा इससे आगाह हो कि 1 मीटर का लेंथ कितना होता है। सो लिहाजा देयर विल बी यूनिवर्सलिटी एंड द स्टैंडर्ड यूनिट। नंबर 4 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वो हो प्रॉपर साइज के बारे में।
तो जो भी स्टैंडर्ड यूनिट हम लेंगे तो उसकी एक कन्वीनियंट साइज होनी चाहिए। जैसे कि मीटर है तो मीटर के लिए कुछ सर्टन जो साइज है वो होने चाहिए और दिस साइज विल बी फिक्स। ऐसा ना हो कि अगर हम यहाँ पर यूनिट जो मीटर है उसके साथ को कुछ इतना लेंगे और दूसरी जगह पर हम मीटर को इतना कंसीडर करते हैं, सो दैट इज नॉट अलाउड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट। सो दैट विल बी प्रॉपर साइज, उसकी फिक्स साइज होनी चाहिए। तो ये चार हमारे पास किसी स्टैंडर्ड के लिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, and second part of this question is that which things will be considered as a physical quantity। यानी कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे लॉज बेस्ड क्वेश्चन जो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में यही है कि हमने पहले फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है और फिर उन चीज के बारे में लिखना है जो कि फिजिकल क्वांटिटी हम कंसीडर करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that are used to get knowledge about an object or a event are called physical quantities। यानी फिजिकल क्वांटिटीज हकीकत में हमारे पास नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि इसी पेज के बारे में मैंने नॉलेज हासिल करना है तो इसी पेज की विड्थ को मैंने मेजर करना है, इसकी लेंथ को मैंने मेजर करना है, इसकी जो मास है उसको मैंने फाइंड करना है। तो लेंथ, मास एंड टाइम हमारे पास वो नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम इसी पेज के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सो द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटीज इज दैट द नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूज्ड टू गेट नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। अब हर वो चीज जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। यानी हर वो चीज जिसके पास ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो हम उसको कंसीडर करेंगे या उसको मानेंगे एज ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी मेजरेबल्स। और जो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी जो मटेरियल बॉडीज है उसकी खासियत होती है कि उसको हम मेजर कर सकते हैं। सो लिहाजा एवरी फिजिकल क्वांटिटी दैट मस्ट बी मेजरेबल्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सेंसेबल होगी कि हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी एज ए फिजिकल क्वांटिटी काम करेगा जो कि हमारे पास सेंसेबल होगी। और सेंसेबल हमारे पास वर्ड यूज होगी रेडिएशंस के लिए। जैसे कि हम कहते हैं कि लाइट है तो लाइट हमारे पास जो है एक रेडिएशन है, हीट है हमारे पास ये रेडिएशंस है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम सेंस कर सकते हैं। सो लिहाजा फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स वर्सेस द लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये है कि SI यूनिट्स की एडवांटेजेस क्या है एज कंपेयर टू द लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स में पहला हमारे पास ये है कि SI यूनिट जो है ना ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। इस हर एक बॉडी जो है, हर एक बंदा जो है वो इन यूनिट्स के साथ एग्री कर रहा है एंड दैट क्रिएट्स नो कंफ्यूजन। मिसाल के तौर पर अगर लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ की अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है SI यूनिट जो कि हमारे पास मीटर है तो मीटर हमारे पास एवरीवन ये एग्री कर रहा है कि मीटर हमारे पास लेंथ की यूनिट है और इसकी साइज जो हमारे पास प्रॉपर साइज होते हैं दैट इज तो वो इसी मीटर को हम कंसीडर करेंगे एज ए SI यूनिट्स। सो क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं।
दूसरा हमारे पास एडवांटेजेस वर्सेस द लोकल सिस्टम हमारे पास ये है कि दे मेक्स कैलकुलेशन इजी। एसआई यूनिट्स में हमारे पास कैलकुलेशन आसान होती है एज कंपेयर टू द लोकल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। थर्ड नंबर हमारे पास है that the SI units are based on multiples of 10, जो कि हमारे पास कन्वर्जेंस को आसान बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं लोकल सिस्टम की बात करूं कि मैं लेंथ के लिए यूनिट यूज़ करता हूं फुट, तो फुट को जो है किसी इंच के मैं जब कन्वर्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा दैट इज़ 1 फीट एज इक्वल टू 12 इंच। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, सो दैट विल मेक्स अ मोर डिफिकल्टी इन कन्वर्जेंस। जबकि एसआई यूनिट में जब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम किलोमीटर से मीटर में शिफ्ट होते हैं तो हम यहाँ पर किलोमीटर किलो की जगह हम लिखेंगे 1000, so that will gives us that 1 kilometer will be equal to 1000 meters. So SI यूनिट्स जो है ना, इसकी थर्ड एडवांटेजेस हमारे पास यही है कि ये बेस कर रही है ऑन द मल्टीपल्स ऑफ टेंस, जिसके कारण हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ द यूनिट जो है वो आसान हो जाती है। MCQs number, sorry, these are the questions, this is syllabus based questions. So this is question number 5. Why we use scientific notation? साइंटिफिक नोटेशन को हम क्यों यूज करते हैं? तो देखिए, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स होते हैं जब हमारे पास वो नंबर्स या तो बहुत ज़्यादा हो, यानी दीज आर वेरी लार्ज, या हमारे पास बहुत कम हो, तो उसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन द पावर ऑफ 10, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो नंबर्स को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास ये है कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, ये किसी मेजर्ड वैल्यूज को बिल्कुल क्लैरिटी एंड ब्रीविटी, यानी दैट गिव्स अस द मेजर्ड वैल्यूज इन शॉर्ट एंड अ स्वीट मैनर्स। मिसाल के तौर पर अगर स्पीड ऑफ लाइट की मैं बात करूं, दैट इज 3 1 0 0 0 0 एंड 0 एंड 0, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल इंटीजर फॉर्म है। जब हम इसी स्पीड ऑफ लाइट को SI यूनिट इन साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, सो दैट विल बी 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक शॉर्ट, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड अ स्वीट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेजर्ड वैल्यूज एज कंपेयर टू दिस। जो नॉर्मल सिचुएशन में हम इसी स्पीड ऑफ लाइट को इन द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड लिखते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की यही है कि ये हमारे पास क्लैरिटी जो है ना, इसको एक्सट्रीम करते हैं, यानी क्लैरिटी को प्रोड्यूस करती है। जबकि दूसरा हमारे पास एडवांटेजेस यही है कि दैट मेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस इजी, यानी दैट, और इसी साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं सो दैट विल बी वेरी क्विकली। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं इसी नंबर को, अगर मैं यहाँ जनरल एक मिसाल ले लूँ 3 एंड दिस इज द 4th 0, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 एंड 0 0, इसी तरह अगर मैं नंबर लूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दैट विल बी समवट डिफिकल्ट। लेकिन अगर इसकी बनिस्बत मैं यहाँ पर लिखूँ कि दैट इज 3 क्रॉस 10 की पावर 5 और 2 क्रॉस 10 की पावर 4, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी जो मेंटेसाज है दैट विल बी मल्टीप्लाइड, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 6,
एंड यहाँ पर जो 10 है इसे हम 1 लेंगे और जो पावर है दैट विल बी 8, सो 5 + 4 दैट विल गिव्स अस 9। सो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास जो एडवांटेज है वो हमारे पास है मैनेजिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एग्जैक्टली शो कर रही है कि कितने नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस है सिग्निफिकेंट फिगर से। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स है स्पीड ऑफ लाइट की, तो यहाँ पर अगर हम इसी तरह काउंट करें कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास एम्बिग्वियस होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यूनिट यूज करते हैं एक ऐसी डिवाइस की, यानी एक ऐसी डिवाइस की मदद से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करते हैं जिसका लिस्ट काउंट हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड हो, या हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड हो, या 1000 मीटर पर सेकंड हो, तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये फिक्स नहीं होगी एंड दैट विल बी एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। लेकिन अगर मैं इसी स्पीड ऑफ लाइट को साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड करूं, तो इसकी जो साइंटिफिक रिकॉर्ड है दैट इज 3 × 10⁸, जो कि क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसी मेजर्ड वैल्यूज में हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि है हमारे पास 3, जबकि इस वैल्यू हमारे पास साइंटिफिक जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को लिखने के लिए हम जाएंगे लीस्ट काउंट की तरफ, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 4 हमारे पास है रिड्यूस द एरर्स, यानी दैट मेक्स लेस मिस्टेक जो है ना ये प्रोवाइड कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी जितने नंबर ऑफ जीरो है, अगर इसमें से मैं एक जीरो भी ना लिखूँ या भूल के लिखूँ कि हमारे पास जो है 3 और 0 0 दरमियान में कहीं पे जीरो हमसे मिस हो गया, तो यही वैल्यू हमारे पास इफेक्ट होगी। सो लिहाजा साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास जो है ये एरर को रिड्यूस कर रही है। जब हम इसी वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास जो एरर की चांसेस है दैट रिड्यूसेस। ये चैप्टर नंबर 1 से जो है मैंने 5 MCQ जो SLOS बेस्ड क्वेश्चन है उसको बनाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि इसी चैप्टर से मज़ीद 5 जो SLOS बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकूँ।